हेलो दोस्तों, स्वामी दयाल ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने इतिहास के स्रोत या साधन देखा था। इस क्लास में हम इतिहास के स्रोतों में ही अभिलेख पर चर्चा करेंगे। तो चूंकि अभिलेख प्राचीन इतिहास को जानने और समझने के एक महत्वपूर्ण साधन या स्रोत माने जाते हैं, इसलिए अभिलेख पर मैं अलग से क्लास लाया हूं। तो आइए देखते हैं। प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो जो प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में हम किसको देखेंगे? अभिलेख। अभिलेख तो देखिए दोस्तों, अभिलेख क्या है? अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? अभिलेखों का इतिहास में क्या महत्व है? अभिलेख इतिहास को जानने में या समझने में कैसे मदद करते हैं? इन्हीं बातों पर इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम यह देखें कि अभिलेख का अर्थ क्या है, यानी कि अभिलेख कहेंगे किसे? अभिलेख देखिए, अभिलेख सामान्यतः किसी कठोर चीज पर उकेरे गए लेख या अक्षर या प्रतीक होते हैं। इन लेखों, अक्षरों या प्रतीकों के माध्यम से उस समय के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ज्यादातर जो अभिलेख हैं वो किसी कठोर चीज जैसे पत्थर, कोई ताम्रशीट या तांबे की चादर, उसके ऊपर कोई लकड़ी हुआ उसके ऊपर, या कोई अन्य कठोर चीज जैसे खंभा, कोई अन्य कठोर चीज जैसे बर्तन, इन पर जो है जो भी लिपियां या अक्षर या कोई प्रतीक लिखे गए हैं उन्हें ही सामान्यतः अभिलेख कहा जाता है। तो परिभाषा के तौर पर हम देख लें कि किसी कठोर वस्तु पर उकेरे गए या कह लीजिए लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख कहते हैं। ये प्रायः किसी कठोर वस्तु जैसे पत्थर, ताम्रशीट या चादर, बर्तन, खंभे इत्यादि पर
इत्यादि पर लिखे होते हैं, इत्यादि पर लिखे होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी कठोर वस्तु या धातु या पत्थर या कोई ताम्र शीट या कोई खंभे इत्यादि, इन पर जब प्राचीन काल के मनुष्य के द्वारा कोई लिपि, कोई अक्षर या अपनी कोई बात लिख दिया जाता था तो उन्हें ही अभिलेख कहा गया। और कालांतर में खुदाई या खनन के द्वारा, उत्खनन के द्वारा ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं और इन्हीं अभिलेखों के आधार पर उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है। तो अब देखें कि अभिलेख के प्रकार क्या हैं, यानी कि अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं अभिलेख के प्रकार। अभिलेख के प्रकार। जब हम अभिलेख के प्रकार की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कई आधारों पर, जैसे कि स्वामित्व के आधार पर, सबसे पहले स्वामित्व के आधार पर। देखिए, स्वामित्व के आधार पर अभिलेख दो प्रकार के होते हैं। जैसे जब किसी लेख या अभिलेख की रचना किसी सार्वजनिक उद्देश्य के पूर्ति हेतु की जाती है तो उसे सार्वजनिक अभिलेख कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रायः राजाओं के अभिलेख आते हैं, जिनमें राजाओं के आदेश या राजाज्ञा, राजाओं के नियम कानून, कोई व्यवस्थाएं इत्यादि का वर्णन इन अभिलेखों में होता है। तो इस आधार पर देखें तो जो पहला है वह है सार्वजनिक अभिलेख। सार्वजनिक अभिलेख में किसी राजा या शासक, सार्वजनिक अभिलेख देखो, इसमें किसी राजा या सम्राट के आदेश या राजाज्ञा या कोई नियम या कानून इत्यादि का वर्णन होता है। अगर हम उदाहरण की बात करें, तो अशोक के अभिलेख, किसके? अशोक के अभिलेख। देखिए, अशोक के बहुत से अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनमें अशोक के आदेश या अशोक द्वारा निर्मित कोई नियम, कानून इत्यादि का वर्णन है। और अशोक के बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक की नीति, जैसे धम्म नीति, इन सब का वर्णन अभिलेखों में है। दूसरा, अगर हम बात करें स्वामित्व के आधार पर ही, तो जैसे निजी अभिलेख, निजी अभिलेख देखिए, जो निजी अभिलेख है ये है किसी निजी व्यक्ति द्वारा
निर्मित करवाया गया होता है, जैसे हेलियाडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख। देखिए, एक हेलियाडोरस ने एक गरुड़ स्तंभ लेख निर्मित करवाया। इसमें हेलियाडोरस के विषय में जानकारी मिलती है और यह मुख्यतः या प्रमुख रूप से यह है एक निजी अभिलेख है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हेलियाडोरस के विषय में बताया गया है। इसमें कोई सार्वजनिक नियम कानून या कोई राजाज्ञा इनका वर्णन नहीं है। तो इस प्रकार सार्वजनिक और निजी अभिलेख स्वामित्व के आधार पर होते हैं। हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे देखिए, आजकल जैसे बहुत सी सरकार जब कोई सार्वजनिक निर्माण का कार्य करती हैं, जैसे सड़क बनवाती हैं या कोई अन्य कार्य करती हैं या कोई सार्वजनिक नीति का प्रचार प्रसार, तो उनसे संबंधित आप देखिए विभिन्न प्रकार के पोस्टर या कोई जो है वॉलपेपर या जैसे सड़क की जब निर्माण कार्य करवाया जाता है तो उसमें भी शुरू में ही बोर्ड लगवा दिया जाता है। तो उसमें लिख दिया जाता है इतने से इतने किलोमीटर तक की दूरी या फला सांसद या विधायक की निधि से निर्मित किया गया। तो इस प्रकार या ये फला नीति के अनुसार इस कार्य को पूरा किया जा रहा है। तो ये इस प्रकार क्या हुआ, ये सार्वजनिक अभिलेख हुआ। वहीं निजी अभिलेख की बात करें तो जैसे वर्तमान में आप देखिए बहुत से लोग जब अपना घर बनवाते हैं तो सामने नेम प्लेट लगवा देते हैं। तो नेम प्लेट क्या है, वो एक प्रकार से कह लीजिए निजी अभिलेख ही है, क्योंकि उस नेम प्लेट में किसी व्यक्ति का तो वर्णन है नहीं। जिसका मकान है, जिसका घर है, उसी का नाम, उसका पद, ये चीजें लिखी हुई होती हैं। तो इस प्रकार स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी अभिलेख होते हैं। अब देखिए, दूसरा जो आधार है वह है स्वरूप के आधार पर। स्वरूप के आधार पर, यानी अभिलेखों का स्वरूप क्या है, अभिलेख जो है किस चीज के बने हैं, किस प्रकार उनका निर्माण किया गया है। तो इसमें अगर हम बात करें स्वरूप के आधार पर, तो जैसे इसमें आ जाता है स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहालेख। देखिए, जो स्तंभ लेख है ये किसी विशाल स्तंभ या खंभे पर निर्मित करवाया जाता है। ये किसी विशाल स्तंभ या खंभे पर लिखे होते हैं। जैसे इस प्रकार कोई बड़ा सा स्तंभ है और इसमें कुछ जो है लिखा हुआ है। उदाहरण की बात करें तो अशोक के स्तंभ लेख। वहीं अगर शिलालेख की हम बात करें, शिलालेख तो यह है किसी शिला या पत्थर पर
लिखा होता है। जैसे इस तरीके से कोई बड़ा सा शिला या पत्थर का टुकड़ा है और इसी में कुछ जो है लिख दिया गया है। इसमें भी उदाहरण की बात करें तो अशोक के शिलालेख। देखिए इसमें भी कुछ बड़े शिलालेख हैं, कुछ छोटे शिलालेख हैं अशोक के। ऐसे गुहालेख में देखिए ये है किसी गुहा या गुफा में लिखे होते हैं। जैसे इस तरीके से कोई गुफा बनी हुई हो और यहाँ पर कुछ न कुछ जो है लिखा हुआ। उदाहरण है बराबर की पहाड़ी के गुहालेख। देखिए क्योंकि प्राचीन काल में मानव गुफाओं या गुफा में भी रहता था, तो पत्थर की जो बड़ी बड़ी गुफाएं होती थी उन्हीं गुफाओं में मनुष्य कुछ जो है चोट प्राचीन काल में क्योंकि मनुष्य गुफाओं में रहता था तो मनुष्य ने क्या किया, उन गुफाओं में ही चोट दे दे करके कुछ न कुछ लिख दिया। तो वे ही जो है गुहालेख या गुफालेख कहलाते हैं। तो उदाहरण के तौर पर इसे बराबर की पहाड़ी में कई से गुहालेख प्राप्त हुए हैं, नागार्जुन की पहाड़ी में भी प्राप्त हुए हैं। तो इन पर हम देखेंगे आगे जब ये मिलेंगे। और अगला अगर हम देखें या बात करें स्वरूप के आधार पर हो गया, और अब देखें तो तीसरा है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर अगर हम देखें तो कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि कोई राजाज्ञा या प्रशासनिक लेख। देखिए जब अभिलेखों को लिखने का उद्देश्य किसी राजा को अपनी नीतियां, अपने आदेश को लागू करवाना होता है या कोई प्रशासनिक व्यवस्था करनी होती है, और उनको जब किसी कठोर चीज पर लिख दिया जाता है तो उद्देश्य के आधार पर उसे ही प्रशासनिक लेख या प्रशासनिक अभिलेख कहते हैं। इसमें राजाओं के कोई आदेश या राजाज्ञाएं होती हैं। इसी में अगर हम दूसरा प्रकार की बात करें तो वह है प्रशस्ति लेख। प्रशस्ति लेख देखिए जब जो कि प्राचीन काल में बहुत से ऐसे राजा थे जिनको अपनी प्रशंसा या महिमा मंडन करवाना बहुत अच्छा लगता था, और अक्सर उनके दरबारी कवि भी हुआ करते थे। तो प्रशस्ति लेख में क्या है, इसमें राजाओं की उपलब्धियों, उनकी
उनके द्वारा किए गए कुछ महान कार्यों या उनकी विजयों इत्यादि का वर्णन प्रशस्त लेख में मिलता है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति। इसमें राजाओं के विजयों या उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ऐसे उद्देश्य के आधार पर एक तीसरे प्रकार का लेख होता है, जैसे कि दान या समर्पण का लेख। देखिए, जब कोई राजा कोई विशाल काम करता है, कोई एक महान दान का कार्य, कोई पुनीत कार्य करता है, तो वह उनको जब लिखित रूप दे देता था तो उसे ही दान या समर्पण वाले लेख माना जाता था। जैसे आप देखिए, हर्षवर्धन जो है एक नियमित समय अंतराल पर प्रयाग में आकर के अपना सब कुछ दान करके चला जाता था। तो इसका वर्णन उस समय हालांकि विभिन्न किताबों और पुस्तकों में मिलता है। तो उसके पहले के राजा जो भी कोई दान का कार्य या कोई समर्पण का कार्य करते थे, तो उससे जब संबंधित कोई लेख लिखवा देते थे तो उसे ही दान और समर्पण का लेख कहा जाता था। इसमें कोई दान या सहायता का उल्लेख होता है। जो दान या समर्पण लेख होते हैं, इनमें राजा के द्वारा दिया गया कोई दान या कोई सहायता जो दी जाती है, उनका जो है विवरण मिलता है। जैसे अशोक के रुम्मिनदेही अभिलेख से यह पता चलता है कि वहां जब जाता है अशोक, तो वह जो है कर की दर को कम कर देता है, तो इसका भी उल्लेख मिलता है। तो ये वह एक प्रकार से कोई रियायत या सहायता ही है। और अगर हम बात करें अगला, तो उसमें आ जाता है मूर्ति या कोई पट। इसमें देखिए, जब जैसे प्राचीन काल में बहुत सी मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, तो उन मूर्तियों के नीचे राजाओं के नाम, जिस समय मूर्ति बनी उसका समय मिलता है। तो ऐसे लेख को मूर्ति लेख या पट्ट कहा जाता है। अगर हम इसमें बात करें तो मूर्तियों के नीचे लिखे लेख। और एक अगला और है व्यापारिक लेख। इसमें जो है राजा के द्वारा व्यापार, वाणिज्य का वर्णन मिलता है। देखिए, जो व्यापारिक लेख है, इसमें राजा द्वारा व्यापार में दी गई रियायतें, कुछ छूटें, इनका जब किसी अभिलेख में वर्णन मिलता है तो उसे ही व्यापारिक लेख कह दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिलेखों के कई प्रकार हैं। अगर हम स्वामित्व के आधार पर
बात करें तो सार्वजनिक अभिलेख, जिसमें राजा के किसी आदेश, राजाज्ञा, कोई नियम, कानून इत्यादि का वर्णन होता है। उदाहरण की बात करें तो अशोक के अभिलेख इसी प्रकार के ज्यादातर प्राप्त हुए हैं। निजी अभिलेख, इसमें किसी निजी व्यक्ति द्वारा निर्मित करवाया गया होता है, जैसे हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख, इसमें सिर्फ और हेलियोडोरस के विषय में लिखा हुआ मिलता है। स्वरूप के आधार पर अगर हम बात करें तो स्तंभ लेख, शिला लेख और गुहा लेख आते हैं। स्तंभ लेख ये किसी विशाल स्तंभ या खंभे पर लिखे होते हैं। उदाहरण जैसे अशोक के स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख भी हैं और बृहद स्तंभ लेख भी हैं। ऐसे शिला लेख ये किसी विशाल शिला या पत्थर पर लिखा होता है। इस तरीके से कोई बड़ा पत्थर या शिला होती है और उसी पर कुछ न कुछ लिखा रहता है। अशोक के बहुत से शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही गुहा लेख होता है, क्योंकि प्राचीन काल में बहुत से मनुष्य गुफाओं या गुहा में रहते थे, वो वहीं पर गुफाओं को ही काट छाट करके कोई चित्र बना दिए गए, कुछ लिख दिया गया, तो उसको जो है गुहा लेख कहा गया। जिसे बराबर की पहाड़ी में कई गुहा लेख प्राप्त हुए हैं। उद्देश्य के आधार पर बात करें तो जैसे कोई प्रशासनिक लेख वो होगा जिसमें राजा का कोई आदेश, कोई नियम, कोई राजाज्ञाएं होंगी, तो उसको प्रशासनिक लेख कह देंगे उद्देश्य के आधार पर। अगर किसी अभिलेख में किन्हीं राजाओं के विजयों, उपलब्धियों का वर्णन है तो वह कह लीजिए एक प्रकार से प्रशस्ति लेख है, जैसे कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। अगर इसमें हम उदाहरण की बात करें तो जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में क्या है, किसी राजा की प्रशंसा की जाती है, उस प्रशंसा में वो लेख होता है। ऐसे ही दान लेख या समर्पण के लेख होते हैं। इसमें राजा के द्वारा कोई अगर दान किया जाता है, कुछ सहायता दी जाती है, तो उसका जो लेख होता है तो उसे दान या समर्पण के लेख बोलते हैं। जब कोई मूर्तियां मिलती हैं या कोई पट्ट मिलता है जिसके नीचे कोई तिथि या राजाओं के नाम मिलते हैं, तो उसे मूर्ति के नीचे लिखे हुए लेख माना जाता है। ऐसे ही अगर राजा के द्वारा व्यापारिक उद्देश्य से कुछ नियम या कानून किसी अभिलेख में मिलते हैं तो उस लेख को व्यापारिक लेख कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं यह अभिलेखों के प्रकार हैं विभिन्न आधार पर। इनको जो है आप लोग एक बार अपने नोट्स में अंकित कर लीजिए, लिख लीजिए और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम अभिलेखों के महत्व पर चर्चा करें। अभिलेखों का महत्व। देखिए अभिलेखों का महत्व, प्यारे दोस्तों, देखिए अभिलेख एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है इतिहास को जानने और समझने के। इसके माध्यम से प्राचीन काल के राजाओं के विषय में बहुत सी जानकारियां मिलती हैं, जैसे राजाओं की वंशावली, यानी कि राजा के बाद फिर कौन राजा बने, उनके बाद कौन राजा बना, तो इस प्रकार एक पूरी वंशावली अभिलेखों में ही देखने को मिल जाती है। अभिलेखों में ही जैसे अभिलेख को किस प्रकार के काट करके छांट करके बनाया गया है, तो इस आधार पर उस समय की हम जो है विज्ञान और तकनीकी पर भी प्रकाश डाल सकते हैं कि किस प्रकार जो है पत्थर को काटने का कार्य किया जाता था। अभिलेखों में जो लिपि है, लिखने की जो स्टाइल है या शैली है, उसके आधार पर हम भाषा और लिपि के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अभिलेखों के द्वारा ही। अभिलेखों के द्वारा ही जिस राजा या शासक के जो अभिलेख मिलते हैं उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इत्यादि पक्षों पर भी प्रकाश पड़ता है। अभिलेखों द्वारा राजाओं की रुचियों, उनके व्यक्तिगत कार्यों की जानकारी मिलती है। इसके आधार पर हम राजा की उपलब्धियों, उनकी विजयों, उनके द्वारा किए गए सैन्य अभियानों इत्यादि सब की जानकारी अभिलेखों में मिल जाती है। अभिलेखों द्वारा ही
विभिन्न प्रकार के जो प्राचीन काल में कई राजा हुए, उनके साम्राज्य को निर्धारण करने में मदद मिलती है कि जैसे अगर किसी सम्राट या शासक के अभिलेख किसी खास स्थान पर प्राप्त हुए तो इससे इतिहासकार यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि यहाँ तक उस राजा का शासन रहा होगा, तभी तो वहाँ अभिलेख स्थापित किया गया। अगर किसी दूसरे का शासन होता तो वो अपने यहाँ किसी अन्य राजा का अभिलेख क्यों लगवाता। तो इस प्रकार साम्राज्य निर्धारण में, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दशाओं को जानने में, भाषा एवं लिपि के विकास में, विज्ञान एवं तकनीकी के विषय में जानकारी, वंशावलियों के विषय में जानकारी इत्यादि जानकारियां अभिलेखों से ही प्राप्त होती हैं। अभिलेखों द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक विशेषताओं की जानकारी मिलती है। अभिलेखों द्वारा राजाओं के साम्राज्य विस्तार, को निर्धारित करने में मदद मिलती है। अभिलेखों द्वारा ही समय या तिथि की जानकारी मिलती है। अभिलेखों द्वारा भाषा एवं लिपि के विकास की जानकारी प्राप्त होती है। और देखिए, अभिलेखों द्वारा ही विज्ञान एवं तकनीकी पर भी प्रकाश पड़ता है। अभिलेखों द्वारा कला एवं संस्कृति की सूचना मिलती है। आइए इनको एक एक करके हम देख लें। इसे अभिलेख द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक विशेषताओं की जानकारी मिलती है। इसे जब किसी खास राजा का कोई अभिलेख प्राप्त होता है तो उस अभिलेख में उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं की जानकारी मिलती है, जिसमें राजाओं की विजय, पराजय, ये सब। तो इससे राजाओं के राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक पक्ष पर प्रकाश पड़ता है। ऐसे ही बहुत से अभिलेख ऐसे हुए हैं जिसमें राजाओं के साम्राज्य विस्तार को निर्धारित करने में मदद मिलती है। जैसे अशोक के बहुत से अभिलेख मिले और
अशोक के साम्राज्य को विस्तारित या सीमित करने में, या कह लीजिए अशोक के साम्राज्य को निर्धारित करने में इन अभिलेखों के द्वारा ही अशोक के साम्राज्य को निर्धारित किया गया है। अभिलेखों द्वारा ही समय एवं तिथि की जानकारी मिल जाती है कि जिस समय जो अभिलेख लिखा रहता है उसमें उसी अभिलेख में नीचे या कहीं कोने जो है उस समय की तिथि का वर्णन मिलता है, और इससे यह पता चल जाता है कि यह अभिलेख कितना पुराना है और कब का है। तो इस आधार पर हम यह पता कर लेते हैं कि उस दौरान फला व्यक्ति का शासन था। अभिलेखों द्वारा ही भाषा एवं लिपि के विकास की जानकारी मिलती है। जैसे अशोक के अभिलेख जितने भी प्राप्त हुए हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की लिपियों के अभिलेख मिले हैं, जैसे खरोष्ठी लिपि के, अरेमाइक लिपि के, ब्राह्मणी लिपि के। तो इनसे यह पता चलता है कि किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार की लिपि उस दौरान या उस शासन काल में थी। अभिलेखों द्वारा ही विज्ञान एवं तकनीकी पर भी प्रकाश पड़ता है। जैसे जब अभिलेखों को लिखा जाता है तो पत्थरों को या पाषाण को काट करके किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस प्रकार लिखा जा रहा है, इसमें अभिलेखों द्वारा ही कला एवं संस्कृति की भी जानकारी मिलती है। जैसे अगर अभिलेखों द्वारा ही कला एवं संस्कृति की भी सूचना मिलती है। जैसे समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई जो एक मुहर मिली है उसमें लिखा हुआ है, तो इससे यह पता चलता है कि वो जो है संगीत का प्रेमी था। तो ठीक ऐसे ही अभिलेखों में भी जब कोई चित्र, किसी पशु या पक्षी के चित्र या कोई अन्य चीज मिलता है तो इससे उस शासक के विषय में यह सामान्यतः अनुमान लगा लिया जाता है कि वह इस चीज का शौकीन या इस चीज का विरोधी था। तो कहने का मतलब यह है कि अभिलेखों का भारतीय प्राचीन इतिहास में अपना एक अलग महत्व है। और देखें तो एक व्यक्ति हैं D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर ने तो अभिलेखों के आधार पर ही अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया D.R. भंडारकर ने। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिलेखों का एक अपना अलग ही महत्व है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले क्लास में हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण जो अभिलेख हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।